ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता के संघर्ष में जिन क्रांतिकारी महिलाओं ने आजादी की दीपशिखा को सदा प्रज्वलित रखा, उनमें से एक हैं दुर्गा भाभी। प्रस्तुत है भारतीय क्रांति युग की जीवंत प्रतीक रह चुकी दुर्गा भाभी पर केंद्रित विशेष रूपक क्रांति मूर्ति दुर्गा भाभी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं विनोद कुमार। क्रांति की बाहों में गोलियां और प्राणों में परिवर्तन की पुकार होती है। ऐसी पुकारों और आवाजों से अक्सर इतिहास कांप कांप जाता है। सिंहासन थरथराने लगते हैं। सत्ता के मद में डूबे हुए दर्प घायल सर्प की भांति धूल पर रेंगने लगते हैं। धरती करवट बदलती है, अन्याय के पांव लड़खड़ाते हैं, पर क्रांति पुत्र ऐसे में भी अपने रास्ते नहीं बदलते। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर खतरे को नए अंदाज से झेलते हैं। अपने बलिदान से नया इतिहास बनाते हैं। देश की संस्कृति और उसके शौर्य की परंपरा पर चार चांद लगाते हैं। मौत को एक बार जब आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए, मरना क्या है। वतन हमेशा रहे शाद काम और आजाद, हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारियों का मानना था कि स्वाधीनता का लक्ष्य शांतिपूर्ण संघर्ष से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हिंसा का सहारा लेना आवश्यक है। 20वीं सदी के आरंभ में देश में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के क्रांतिकारी आंदोलन को और भी तेजोमय किया। सन 1905 में बंगाल विभाजन ने बंगाल प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। 1907 में पंजाब प्रांत में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की चमक कौंधने लगी। इसी विप्लवी काल में 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म हुआ दुर्गा का। उनकी माता का नाम यमुना और पिता का नाम बाके बिहारी भट्ट था, जो एक न्यायाधीश थे। दुर्गा जब 10 महीने की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। पिता ने दूसरा विवाह किया। दुर्गा जब तीसरी कक्षा में थी तब विमाता ने पढ़ाई छुड़वा दी। पिता ने संन्यास ले लिया और बुआ ने पाल पोस कर दुर्गा को बड़ा किया। सन 1918 में दुर्गा का विवाह भगवती चरण वोहरा के साथ हो गया। भगवती चरण वोहरा के पिता राय बहादुर शिवचरण वोहरा रेलवे के उच्च अधिकारी थे। विवाह के बाद भी दुर्गा ने पढ़ाई जारी रखी और फिर एक शिक्षिका के रूप में नौकरी भी की। नियति का अपना निर्णय होता है, वो अपना योद्धा स्वयं चुनती है। दुर्गा भाभी कब स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गईं, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। स्वयं दुर्गा भाभी की जुबानी। जब गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ और उन्होंने विद्यार्थियों से ये अपील की कि विद्यार्थी जो हैं वो स्कूल कॉलेज छोड़ दें और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर के इसको आगे बढ़ाएं, तो जितने भी हमारे साथ के लोग वहाँ थे, लाहौर की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर भगत सिंह भी थे, भगवती चरण मेरे पति वो भी थे, सुखदेव था, धनवंतरी थे, यशपाल थे और हम लोग बहुत सारे लोग थे। तो सभी लोगों ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए और छोड़ने के बाद हम लोग सब जी जान से उसमें जुट गए। सुशीला दीदी वो भी थी जो कि भगवती चरण जी उनको अपनी बहन की तरह मानते थे। एक डॉक्टर लीलावती थी, वो भी उसमें आई। हम लोग काफ़ी औरतें थी उस समय। हमने ये सोचा था कि गांधी जी की आवाज़ पर हम लोग सब उनका साथ देंगे और पूरे तौर पर हमने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू किया, खद्दर खरीदे, गांव देहातों में घूमना शुरू किया, सभाएं मीटिंग सब करते रहे। होल सोल हम लोग गांधी जी के आंदोलन में भाग लेते रहे। लेकिन इस बीच ऐसा हुआ कि एक चौरी चौरा कांड हो गया यूपी में।
वो कोई थाना किसी भीड़ ने फूंक दिया, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए, घिर गए। उसके बाद गांधी जी ने कहा ये तो हिंसा हो गई। अब आज़ादी की लड़ाई में हिंसा अहिंसा दोनों ही होती हैं, और सच पूछा जाए तो अहिंसा का हमारा ये पहला अनुभव था, क्योंकि दुनिया का इतिहास हमारे सामने यही है, यही रहा है। हम लोग पढ़ते थे कि जब भी कहीं आज़ादी की लड़ाई हुई है तो इसमें हिंसा हुई है, और हिंसा होने के बाद ही एक सामाजिक परिवर्तन आता है, वरना सामाजिक ढांचा वहीं का वहीं रह जाता है। तो चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया तो हमारे अंदर बहुत निराशा हुई, बड़ी भड़क पैदा हुई। तो हम लोगों ने अपना गुप्त आंदोलन आरंभ किया। चूंकि भगवती चरण वोहरा उम्र में अपने सभी सहयोगियों में बड़े थे, इसलिए सब उन्हें दुर्गा भाभी कहकर बुलाते थे। दुर्गा भाभी समझ चुकी थीं, क्रांतिकारी जीवन बलिदान मांगता है, त्याग और समर्पण मांगता है। क्रांतिकारी पति और उनके सहयोगियों के संग दुर्गा भाभी धीरे धीरे एक क्रांतिकारिणी बन गईं। उनके आदर्श, ध्येय और पथ से दुर्गा भाभी भी अलग नहीं थीं। अब ये कोइंसिडेंस कहिए, संयोग कहिए, कुछ भी कहिए, कि उसी समय पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने वहाँ पर एक पंजाब नेशनल कॉलेज खोल दिया। वो पंजाब नेशनल कॉलेज था, वो हम लोगों के लिए समझ लो एक आशीर्वाद बन गया। सारे विद्यार्थी उसमें दाखिल हो गए, कम से कम 40-50 लोग होंगे हमारे साथ के। हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख भी थे, हर किस्म के लोग थे। एक ऐसा निलय था, उसको हम पंडित जी कहते थे। अच्छा, उनको वहाँ एक ऐसा वातावरण मिला, एक ऐसा माहौल मिला कि ये बिल्कुल पलट गए। वहाँ एक सर्वेंट्स पीपल्स सोसाइटी भी थी, जिसमें बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन थे, लाला चिंतराम थे, के लाल बहादुर शास्त्री थे। एक द्वारका दास लाइब्रेरी थी, जिसके राजा राम शास्त्री इंचार्ज थे। तो इस तरीके से करके वहाँ पर ये लोग पढ़ते थे, और द्वारका दास लाइब्रेरी जो थी वो हम लोगों का अड्डा बन गई, और वहाँ दुनिया का क्रांति का इतिहास बटोरा जाने लगा, और वहीं से क्रांतिकारी सब पैदा हुए एक तरह से। अच्छा, जब हमारा संगठन मजबूत हो गया और नौजवान भारत सभा जम गई और हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ गया, हालांकि उस वक्त हालात ये थे कि यही लोग दरियां बिछाते थे, यही लोग पंडाल बनाते थे। तो मैं कह रही थी करतार सिंह सराबा का हमने उनकी फ़ोटो का वो करना था अनावरण। तो मुझे याद है कि मुझसे कहा गया कि तुम 1 गज खद्दर का कपड़ा ले आओ। तो मैं खद्दर खरीद लाई, मैंने उसको भिगोया, मैं उसे रंगना चाहती थी, लेकिन सुखदेव बैठा था, सुशीला दीदी बैठी थी। हम लोगों ने कहा रंगना क्या है इसको, कोई रंग इसके लिए ज़रूरी नहीं है। हम लोगों ने अपना ब्लेड से उंगलियां चीरी और छींटों से उसको रंग दिया, छींटों से बिल्कुल उसको तर कर दिया, और वही उसको पहनाया गया। फिर ये हुआ कि हमने यूपी वालों से संपर्क किया, यूपी के क्रांतिकारियों से, बंगाल वालों से किया, और फिर हमने आर्म्स एकत्रित करने शुरू किए। उधर उत्तर भारत में चंद्रशेखर आजाद अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला रहे थे। नियति एक संयोग का निर्माण कर रही थी, एक सुखद संयोग का। पहली मुलाकात मेरी इनसे हुई है सन 27 के एंड या 28 के शुरू में। हमको बुलाया गया था, और कुछ एक बात ऐसी हो गई थी कि मेरे पति जो थे वो, उनके पिता को राय साहब का खिताब मिला था। उनको राय साहब का खिताब मिला तो मेरे पति ने उस पर आपत्ति करी, लेकिन वो ज़माना और था, बच्चे जिद नहीं करते थे, वो घर छोड़ के चुप्पे भाग गए। तो इसकी वजह से कुछ लोग जो थे वो मेरे पति से जेलस भी हो उठे थे, जो वहाँ का अपने आप को नेता मानते थे। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये राय साहब का लड़का है, ये पुलिस से मिला है, डबल रोल प्ले कर रहा है। आज़ाद को भी ज़रा इससे कुछ खबर मिली। एक दफ़े हमें मालूम हुआ कि आज़ाद को कुछ पैसे की दिक्कत है, तो हमने उनको 5-6 हज़ार रुपये भेजे, उन्होंने वापस कर दिए, कह लेंगे हम पुलिस वाले का रुपये नहीं चाहते। दुख हुआ हमें, लेकिन फिर उन्होंने एक आदमी डिप्यूट किया मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पति के उस वक्त तक वारंट निकल आए थे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में। आज़ाद ने मेरे का आदमी भेजा वैशम पायन को, अपने जो उनके लेफ्टिनेंट थे, वो 1 हफ्ता जाके लाहौर में रहे। उसके बाद आके उसने रिपोर्ट किया कि तो अन्याय की बात है। तो आज़ाद ने भगवती चंद जी को बुलाया और मिले दोनों, और आज़ाद बहुत फूट कर रो पड़े थे, बड़े तबीयत के भावुक थे वो। तो तब से तो फिर कुछ पूछे नहीं, वो एक दूसरे के बहुत ही मित्र बन गए।
भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी से चंद्रशेखर आजाद की भेंट ने ही भगत सिंह और आजाद की मुलाकात की जमीन तैयार की। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की गति में उबाल का समय आ पहुंचा था। 1927 में भारत की संवैधानिक व्यवस्था की जांच करने के लिए साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि और साम्राज्यवादी सरकार की नीयत के बारे में स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त ने ये टिप्पणी की थी। हम रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे साहित्यकार, रमन और जगदीश बोस ऐसे वैज्ञानिक, तिलक अरविंद गांधी पैदा कर चुके थे, पर अंग्रेज हमें स्वतंत्रता पाने के उपयुक्त नहीं समझते। गुस्ताखी की हद यह है कि उन्होंने ये जांचने के लिए कि हम किस हद तक सुशासन के काबिल हैं, 7 अंग्रेजों का एक कमीशन भेजा जो साइमन कमीशन कहलाया। सारे भारत ने इसका जी खोलकर प्रतिवाद किया, उनका बायकॉट किया। अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा। 20 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन के विरोध में एक भारी जुलूस निकला। लाहौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट ने व्यवस्था की बागडोर असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स को थमा दी। उसने स्कॉट के निर्देशानुसार अपने सिपाहियों के साथ जनसमूह पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। जुलूस में महिलाएं भी थीं। उनका नेतृत्व कर रही थीं दुर्गा भाभी। लाठी चार्ज करो। दुर्गा भाभी, महिलाओं को लेकर पीछे जाओ, हम इनसे निपट लेंगे। नहीं, मारेंगे या मर मिटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लाठी चार्ज करो। लाला जी भीड़ में फंस गए, पुलिस उन्हें बेरहमी से मार रही है। लाला जी, लाला लाजपत राय जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम शपथ लेते हैं, अब या तो विदेशी शासन नहीं या फिर हम नहीं। गिरफ्तार कर लो सबको, अरेस्ट भागो, कोई इनके हाथ ना आने पाए। हमें अभी इनसे आगे भी टक्कर लेनी है, डंके की चोट पर टक्कर लेनी है। ऐसी थी दुर्गा भाभी, जिन्होंने डंके की चोट पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। दुर्गा भाभी सचमुच दुर्गा का ही रूप थीं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बहुत चोट लगी थी। लोगों को पुलिस के दमन चक्र से बचाने के लिए उनको कहना पड़ा, पुलिस की इस जालिमाना हरकत की मुखालिफत में मुजाहिरे को मुअत्तिल कर दिया जाए। उसी दिन एक सभा को संबोधित करते हुए आहत पंजाब केसरी ने कहा, मैं ये घोषणा करता हूं कि मुझ पर जो लाठियां बरसाई गईं वे भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की अंतिम कीलें साबित होंगी। लाठियों की चोट पंजाब केसरी के लिए जानलेवा साबित हुई। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। पूरा देश इस अपमान से तिल मिला उठा। देश में रोष के साथ साथ प्रतिशोध की भावना छा गई। लाहौर में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी श्रीमती बासंती देवी ने देश को चुनौती देते हुए यहां तक कह डाला, लाला जी की चिता ठंडी होने के पहले ही देश का कोई युवक इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेगा। लाला जी की मृत्यु ने क्रांतिकारियों को झकझोर दिया। राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने वाली जवानियां आगे बढ़ीं। पहली पंक्ति में थे भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। पुलिस दफ्तर के सामने खुली सड़क पर मोटरसाइकिल से आते सॉन्डर्स को राजगुरु ने अपना निशाना बनाया और भगत सिंह ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। राजभक्ति की धुन में पागल बने एक हेड कांस्टेबल को गेहूं के साथ घुन की तरह पिसना पड़ा। वो आजाद की एक गोली से
तड़फड़ा कर रह गया। और दूसरे दिन हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना की ओर से दीवारों पर पोस्टर लगे। उनकी कुछ पंक्तियां। आज संसार ने देख लिया है कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, उसका खून जम नहीं गया है। वो राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है और ये प्रमाण देश के युवकों ने दे दिया है। हम सब विरोध और दमन के बावजूद क्रांति की पुकार को बुलंद रखेंगे और फांसी के तख्ते से भी पुकारते रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उसी पर्चे पर यह भी लिखा था, हमें एक आदमी की हत्या का खेद है, परंतु यह आदमी निर्दयी, नीच और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंग था जिसे समाप्त करना आवश्यक था। इस आदमी का वध हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के कारिंदे के रूप में किया गया है। मनुष्य का रक्त बहाने के लिए हमें दुख है, परंतु क्रांति की बलिवेदी पर रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर देगी। सॉन्डर्स की हत्या ने साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। धरपकड़ शुरू हुई। उधर क्रांतिकारियों को लाहौर से निकालने की कवायद भी शुरू हुई और इसे सफल बनाया दुर्गा भाभी ने। लाहौर से बाहर निकलने की कहानी खुद क्रांतिकारिणी दुर्गा भाभी की जुबानी। रात को 10:30 बजे जब पुलिस वाले चले गए घर से, तब ये लोग आए, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। राजगुरु नौकर के वेश में थे, भगत सिंह साहब के वेश में थे, बेल्ट चेस्टर पहने हुए। तो सुबह पुलिस वालों के आने से पहले ही ट्रेन जाती थी, तो हमने मेम साहब का रूप बनाया, हाई हील का जूता पहना और कपड़े बढ़िया से बढ़िया, मुंह पर पाउडर पोता और भगत सिंह दोस्त थाई साहब बना हुआ। उसने मेरे लड़के को बाएं हाथ से लिया, आधा मुंह ढक लिया और आधे मुंह पर उसने अपनी वो हैट लटका ली। इस तरीके से हम टांगे से सही सलामत स्टेशन पहुंचे। पुलिस को भनक भी नहीं पड़ी कि लाहौर से भगत सिंह और राजगुरु को पुलिस के चंगुल से निकालकर कलकत्ता पहुंचाने का जोखिम भरा काम दुर्गा भाभी ने ही किया था। अपनी जान जोखिम में डालकर अपने क्रांतिकारी भाइयों की मदद दुर्गा भाभी ने सैकड़ों बार की थी। वो चाहे क्रांतिकारियों को बम पिस्तौल पहुंचाने का काम हो या उन्हें बचाने का, दुर्गा भाभी कभी पीछे नहीं रही। उनके शरीर पर माउजर और पिस्तौलें बंधी रहती थीं। क्रांतिकारियों ने आगरा और कानपुर में बम बनाने के कारखाने शुरू किए तो उसका उत्तरदायित्व भगवती चरण वोहरा ने अपने ऊपर लिया था। म्युनिसिपल बम केस के सरकारी गवाह बने साथी को मारने के लिए जेल में अपने साथियों तक पिस्तौल पहुंचाने का काम भी भगवती चरण वोहरा ने किया था। उनके इन सभी कामों में अपने पति के साथ दुर्गा भाभी की भूमिका सिर्फ साक्षी की नहीं, सक्रिय सहयोगिनी की रही। भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांति वीरों ने मिलकर क्रांति का जो रक्तिम दीपक राग छेड़ा था, उसकी एक समर्पित कड़ी थी दुर्गा भाभी। क्रांतिकारी दल ने सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट की योजना बनाई। 8 अप्रैल 1929 को योजना को साकार करने का भार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने कंधों पर संभाला। मुझे नहीं मालूम था कुछ भी कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल हम लोगों में एक डिसिप्लिन थी कि कोई जिसमें उससे कोई संबंध नहीं उस बात को जाने। तो मैं और सुशीला लाहौर में थे, तो सुखदेव आया शाम को, कहने लगा आपको दिल्ली चलना है, भगत सिंह ने बुलाया है। तो हमने कहा चलो, सोचा कोई काम होगा, बड़े खुश हमें भी कोई काम मिले। तो हम लोग चले, पब्लिक सेफ्टी एक्ट एंड लेबर डिस्प्यूट बिल पेश होने वाले थे, जो कि वाइसरॉय के कंसेंट से ही होने थे। तो अपोजिशन जरूर था इसका, लेकिन फिर भी सरकार तो सरकार थी, तो हम लोग इसका विरोध करना चाहते थे। तो ये तय हुआ कि ऐसे न बने, क्योंकि अपने आदमी भी हैं, कि जिसमें कोई जख्मी हो या कोई मरे, लेकिन धड़ाका जरूर हो। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बड़ा भक्त था भगत सिंह, तो भगत सिंह को ही हम लोगों ने चुना था इस काम के लिए। बीके दत्त और भगत सिंह ये दोनों गए, उन्होंने अपने सब वहाँ एंट्रेंस वगैरह के सब पास वास के इंतजाम किए हुए थे, विजिटर्स गैलरी में बैठे थे। वहाँ से इन्होंने बम फेंके और पोस्टर्स के साथ में वो भी फेंके, और उस वक्त इन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया। रिवॉल्वर थी, चाहते तो 2-4 को मारते, चाहते तो निकल भी सकते थे,
क्योंकि हम लोग तो बाहर ही घूम रहे थे, सुखदेव, मैं, भगवती चरण, सुशीला, हम चारों बाहर घूम रहे थे। बल्कि मेरा लड़का मेरी गोद में था असेंबली के आसपास। तो जब वो पुलिस वाले ले चले हैं बैठाल के गाड़ी में, तो लड़का मेरा चिल्लाया, लंबू चाचा। तो मैंने मुंह पर हाथ रख दिया उसके, मैं चुप। ये हुआ था। बाद में गिरफ्तारियों का तांता लग गया। सभी समसामयिक क्रांतिकारी घटनाओं को जोड़कर मुकदमों के नाटक खेले गए। अपराधों और आरोपों का जाल बिछाया गया। ये था कि भगत सिंह इन्वॉल्व हो गया मर्डर केस में, सॉन्डर्स के मर्डर में। जब दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस खत्म हो गया और इनको आजीवन सजा मिल गई, बीके दत्त को, भगत सिंह को, तो बीके दत्त तो पिंडी भेज दिया गया। इसको लाहौर में रखा गया सेंट्रल जेल में, और बाकी जो हमारे 40-50 साथी थे वो सब बोस्टल जेल में थे, अंडर ट्रायल्स थे। तो सेंट्रल जेल में ही इन्होंने कोर्ट बनाई थी और वहीं पर ये सब ड्रामा होता था। तो उस वक्त हम लोगों ने ये सोचा था कि इनको लोगों को छुड़ा लेना है। भगत सिंह और सुखदेव भी पकड़ा गया था उस वक्त। वो ये हुआ था कि लाहौर में एक बम फैक्ट्री हमारी बनी थी, तो उसमें सुखदेव पकड़ा गया और कुछ और साथी पकड़े गए। तो जो पकड़े गए तो उनमें से 2-4 अप्रूवर बन गए। उन्होंने ये भेद खोला कि सॉन्डर्स का मर्डर इन लोगों ने किया है। तो उससे बहुत गिरफ्तारियां हुई, आगरे में, यहाँ सहारनपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में, बनारस में बहुत से लोग पकड़े गए। कानपुर में इन्हें कम से कम 50-60 आदमी हो गए थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें मेरे वारंट बाद में निकलते हैं। दुर्गा भाभी को ये फैसला स्वीकार नहीं था। उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने की योजना को मूर्त रूप देने की ठानी। मैं फिर फरार हो गई। वहाँ हमने कोठी किराए पर ली, भागलपुर रोड पर, तो सेंट्रल जेल के बिल्कुल सामने थी। तो ये था कि इनको छुड़ा लेना है, ये भी एक चोट होगी अंग्रेजों पर। तो हंगर स्ट्राइक शुरू हुई तो इन लोगों को कहा गया कि भाई आपस में मिलें जुलें, बातचीत करें, सलाह करें, हो सकता है कि कुछ हंगर स्ट्राइक ख़त्म हो। तो भगत सिंह जाता था मिलने के लिए इन लोगों से। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को हम छुड़ाना चाहते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब वो जेल के फाटक से मुलाकात करने के बाद निकलेंगे तो हम इन पर अटैक करेंगे, पुलिस पर। और हमारे पास गाड़ी भी थी, डॉक्टर्स भी थे, फर्स्ट एड का सामान भी था, सब कुछ था। हमारा सिग्नल था, लोग 4 लड़के बैठ के अपने लॉन में ताश खेलते थे, उनके पास सीटी थी कि ठीक मौके पे सीटी बजेगी और उसी वक्त वो अटैक किया जाएगा, उनको पिस्तौलें पकड़ा दी जाएंगी और इस तरह हम इन्हें छुड़ा लेंगे। फिर ये हुआ कि हमारी कोठी में भी कुछ रखे हुए थे बम तैयार इन लोगों को छुड़ाने के सिलसिले में। तीसरे ही दिन वो कोठी के बम भी फट गए। वहाँ आज़ाद भी थे, जो रुपए पास में थे, जो आर्म्स हमारे पास में थे, वो सब लिए। जिसको जो रास्ता मिला वो चला गया, वो कोठी छूट गई। अब वो योजना अपने आप ही खाली हो गई, खत्म हो गई। ये समय दुर्गा भाभी के लिए भी परीक्षा की घड़ी साबित हुआ था। रावी नदी के तट पर जंगलों में बम का परीक्षण करते समय 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की मृत्यु हो गई। सभी क्रांतिकारी हताश हो गए, लेकिन दुर्गा भाभी ने हिम्मत नहीं हारी। इतिहास गवाह है कि लाहौर कांड के ऐतिहासिक वीरों के साथ किस तरह अभूतपूर्व ढंग से न्याय का नाटक खेला गया। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई और लॉर्ड इरविन गांधी पैक्ट चल रहा था, तो उसी फरारी अवस्था में मुझे और सुशीला दीदी को आज़ाद ने भेजा कानपुर से कि तुम जाके गांधी जी से मिलो। गांधी जी से मिलने का मौका आया तो गए, हम दोनों जने गई वहाँ। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, तुम लोग अगर पुलिस तंग करती है, छुड़ाना चाहती हो, तो अपने आप को हमारे समर्पण कर दो, हम छुड़ा लेंगे। हमने कहा हमारा ये मतलब नहीं है आपके पास आने का, हम इसलिए आए हैं कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनकी फांसी की सजा आप रोकिए, गांधी इरविन पैक्ट में इसको एक शर्त बनाइए। गांधी जी ने सीधा जवाब ये दिया कि हम ये तो हिंसा में विश्वास रख सकते हैं, मैं तो नहीं करूँगा। हमें बुरा लगा, हम चले आए। तब हम लोगों ने डिसाइड किया, तय किया कि इरविन की ट्रेन ही उड़ा दो। तो वो स्पेशल इनकी उड़ाने की योजना बनी थी हमारी। कामयाब नहीं हुई, वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए बनी थी। निश्चित समय से पहले ही 23 मार्च 1931 की बलिदानी शाम को देश पर दीवाने सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया।
जनसमूह के गुस्से से बचने के लिए चुपचाप उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया। अपने साथियों के बलिदान से दुर्गा भाभी मर्मांतक पीड़ा झेल रही थी। वो मुंबई पहुंची। इरादा उन पर हमला करने का था जिन्होंने उनके साथियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया था। 9 अक्टूबर 1931 की रात लेमिंगटन रोड पर सार्जेंट टेलर और उसकी पत्नी को मृत प्राय करने के काम को अंजाम देकर दुर्गा भाभी फरार हो गईं। उन्होंने इस काम को इतनी फुर्ती और होशियारी से किया कि किसी को पता भी नहीं चला। बाद में जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो साक्ष्य के अभाव में उन्हें रिहा करना पड़ा। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अंग्रेज सरकार ने लाहौर के उनके 3 पुश्तैनी मकानों को जब्त कर लिया था और इलाहाबाद के 2 मकानों पर सरकारी कब्जा कर लिया था। जब नियति किसी प्रयोजन के लिए अपना योद्धा चुनती है तो सहने का माद्दा भी देती है। दुर्गा भाभी कभी रुकी नहीं, कभी थकी नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बाद दुर्गा भाभी चंद्रशेखर आजाद के पास आ गईं। आजाद ने सगे भाई की तरह दुर्गा भाभी और उनके पुत्र शशि का ख्याल रखा था। समय की अपनी गति होती है। पुलिस आजाद के पीछे पड़ी थी। उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए थे। कहते हैं किसी साथी ने ही गद्दारी की और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद के पास जब एक गोली शेष बची तो उन्होंने उसे अपनी कनपटी पर दागकर सदा के लिए मृत्यु का वरण किया। जीते जी पुलिस उनके शरीर को हाथ भी नहीं लगा पाई। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद दुर्गा भाभी को घोर संकटों का सामना करना पड़ा। 14 सितंबर 1932 को पुलिस ने उन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वे छूट गईं। वो गाजियाबाद के एक स्कूल में पढ़ाने लगी। 1935 में फिर गिरफ्तार हुई। 1937 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी बनी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अंततः राजनैतिक जीवन त्याग दिया और शिक्षा का क्षेत्र अपना लिया। उन्होंने मद्रास जाकर मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग ली और कई वर्ष तक लखनऊ में एक मॉन्टेसरी स्कूल चलाया। बाद में वो अपने पुत्र शची के पास गाजियाबाद में आकर रहने लगी। सबसे पहले देश, ये वचन उन्होंने हमेशा याद रखा और निभाया। और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, वो लगातार सक्रिय रहीं और अपनी भूमिका निभाती रहीं। 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद स्थित अपने निवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। क्रांति मूर्ति दुर्गा भाभी का जीवन देश के लिए समर्पित था। वो एक ऐसा जीवन है जिसे आजादी का इतिहास स्वयं भी कभी भूलना नहीं चाहेगा। उन्हीं के सिर रहा सेहरा, उन्हीं के ताजे कुर्बानी, जिन्होंने फाड़कर अपने रखा सिर पर कफन पहले। ना हम इज्जत के तालिब हों, ना दौलत की करें परवाह, फिदा इस मुल्क पर कर देंगे तन मन और धन पहले। क्रांति मूर्ति दुर्गा भाभी। अभी आप ये विशेष रूपक सुन रहे थे। वाचक स्वर सुचित्रा गुप्ता और अतुल आर्य का था। रूपक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।